हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं युग्मक जनन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात कर दी थी नर जनन और मादा जनन तंत्र के बारे में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो युग्मक जनन है, यानी कि नर जनन तंत्र में कौन से युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन तंत्र में कौन से युग्मक का निर्माण होता है। तो देखते हैं युग्मक जनन क्या है। चलिए सबसे पहले हम युग्मक जनन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो युग्मक जनन क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंगों, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से बताए थे हम? मादा में अंडाशय बताए थे और जो है पुरुषों में कौन सा बताए थे? वृषण, यानी कि वृषण। इसमें हो जाएगा पुरुष में तथा अंडाशय मादा में। प्राथमिक लैंगिक अंगों जैसे कि वृषण तथा अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ओके, क्या है कि जो प्राथमिक अंग थे जो है मनुष्यों में, पुरुष में वृषण, उसमें और मादा में अंडाशय, उसमें क्या होता है? युग्मकों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस अगर हम बात करें प्रकार की, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन के प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। एक क्या होगा? शुक्राणु जनन, शुक्राणु शुक्राणु जनन होगा एक, दूसरा होता है अंडाणु जनन। पहला शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन, यानी कि इस पर मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। ओके, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन देखें हम तो क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो पुरुष था, पुरुष के वृषण में क्या हो रहा था? शुक्राणु बन रहा था और मादा के अंडाशय में अंडाणु बन रहा था। इसी प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते थे। ओके, तो यहाँ पे हम शुक्राणु जनन की अगर बात करेंगे तो शुक्राणु जनन किसमें होगा? केवल और केवल जो है पुरुष के वृषण में ही बनेगा शुक्राणु। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है? पुरुष के वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया
शुक्राणुजनन कहलाती है। ओके, ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर हम अंडाणुजनन की बात करेंगे तो अंडाणुजनन क्या हो जाएगा, मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसको अंडाणुजनन oogenesis कहेंगे। आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। चलिए, अभी तक हमने डेफिनेशन देख ली युग्मक जनन की और जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं शुक्राणु जनन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं हमारे शरीर में, यानी वृषण के अंदर कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जैसे ही क्या होता है, जो नर होता है 13-14 साल की आयु तक पहुंचता है, तो वो क्या होता है, किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो जो वृषण में हमने बताया था पिछली वीडियोज में कि 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो लीडिंग सेल्स, दूसरी सर्टोली कोशिका और तीसरी नरजन्म कोशिका। ये वैसे ही एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही 13-14 साल की उम्र होती है, तो ये तीनों कोशिकाएं एक्टिवेट होकर के जो है पुरुष के हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देती हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देंगी कौन कौन सी कोशिकाएं, एक तो सर्टोली कोशिका, दूसरी नरजन्म कोशिका, तीसरी लीडिंग कोशिका। ये तीनों क्या करेंगी, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देंगी। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है GnRH। इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस जो है रिलीज करता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जा करके पुरुष के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन को? पहला हार्मोन होता है FSH, दूसरा होता है LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन क्या करता है, जाता है हमारे लीडिंग कोशिका को एक्टिवेट करता है। लीडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा। अब ये लीडिंग सेल क्या करेगी, 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से? पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन। सॉरी, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन। ओके, अब इस एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शो करना। द्वितीयक लैंगिक
लक्षण को शो करना। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो वृषण में नर जन्म कोशिका होती है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये क्या करती है, फिर से लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज की। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो यही हार्मोन जो है हमारे शुक्राणु के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये नर जन्म कोशिका जो होती है, यहाँ पे हम बना लेते हैं नर जन्म कोशिका, नर जन्म कोशिका, ये जा करके नर जन्म कोशिका को एक्टिवेट करेगा। नर जन्म कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, जिसके दौरान क्या होगा, बहुत सारे कोशिका बनेंगे जिसको बोलते हैं, और ये समसूत्री है यानी ये 2n था अभी, तो ये भी 2n नहीं रहेगा, ये इसको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, द्वितीयक शुक्राणु जन्म कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु जन्म कोशिका, इसको बोलेंगे बी। ये अब n हो जाएगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाएगी, इसको बोलेंगे दूसरी प्रकार की कोशिका बनेगी, इसको बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु जन्म कोशिका ए। ओके, अब ये क्या हो गई, जो कोशिका थी अर्धसूत्री विभाजन, दो यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री प्रथम होता है। ओके, अर्धसूत्री प्रथम के बाद ये दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, द्वितीयक शुक्राणु जन्म कोशिका बी और द्वितीयक शुक्राणु जन्म कोशिका ए में। क्योंकि ये प्राथमिक थी तो इसलिए ये दोनों कोशिकाएं द्वितीयक ही रहेंगी। अब इन दोनों में क्या होता है, फिर से एक काम बता दे रही है, यहाँ पर इससे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो, यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाएंगे, शुक्राणु प्रसु। इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, शुक्राणु प्रसु, शुक्राणु प्रसु कोशिका कहेंगे स्पर्मेटिड। ओके, अब ये क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ये समझ लो शुक्राणु का निर्माण हो गया। यहाँ तक शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं जो हैं वो शुक्राणु होती हैं, लेकिन इनमें अभी गमन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेच्योर शुक्राणु नहीं कहलाएंगे, मेच्योर स्पर्म नहीं कहलाएंगे। अब इनमें एक प्रोसेस होती है, इन सब में क्या होती है, एक प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद इधर भी क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये शुक्राणु क्या बन जाएंगे, इस तरह से इनमें टेल बन जाता है। इनमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे शुक्राणु बन जाएंगे, ऐसे टेल बन जाएंगे इसमें। तो ये हमारा मैच्योर शुक्राणु बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें गमन की क्षमता पाई जाएगी, यानी कि शुक्राणु प्रसु से मैच्योर शुक्राणु का निर्माण जो होता है उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो डिफरेंस आ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो शुक्राणु के पूरे निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और यहाँ इमेच्योर शुक्राणु प्रसूस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के यानी मेच्योर स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया यानी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया यहाँ से कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम जानते हैं कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।